कि आज हिंदुस्तान नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहा है। और अगर आपने 20वीं सदी में जन्म लिया होगा तो हो सकता है कि यह दिन आपके लिए किसी सामान्य दिन की तरह हो, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में इस तारीख के अलग मायने हैं, क्योंकि ठीक 25 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इसलिए आज अब डीएनए में आपको इतिहास की एक छोटी लेकिन गौरवशाली यात्रा पर हम आपको ले चलने वाले हैं। बात ठीक 25 वर्ष पुरानी है, जब आज ही के दिन राजस्थान के एक छोटे से गांव पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इस परीक्षण के बाद अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन भारत ने इन सभी आलोचनाओं को किनारा रखते हुए, इन सबको किनारे करते हुए 13 मई को पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण कर दिखाए। इस तरह 11 मई से 13 मई के बीच पोखरण की धरती पर कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए और भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर पावर वाला देश बन गया। इससे पहले तब तक तत्कालीन सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने ही परमाणु परीक्षण किए थे। उस समय भारत में हुए परमाणु परीक्षण की गूंज ने कई देशों को हिला दिया था और ये देश हैरान थे कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भारत ने ये कैसे कर दिया। दुनिया की नजर में ये दुस्साहस था, ऐसा दुस्साहस जिसके लिए उन्हें भारत जैसे देश से बिल्कुल भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और विरोध करने वाले इन देशों का मुखिया था अमेरिका। अमेरिका ने न सिर्फ भारत का विरोध किया था, बल्कि भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। और अमेरिका के दबाव में आकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान और स्वीडन जैसे देशों ने भी अमेरिका की तरह भारत पर कई तरह के प्रतिबंध उस वक्त लगा दिए थे। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने भी भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी इसे दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था। यानी ये तमाम देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। हालांकि रूस उस समय भी भारत के साथ था। रूस ने ना तो भारत पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया और ना ही हमारे परमाणु कार्यक्रम की निंदा की। रूस की तरफ फ्रांस ने भी भारत पर सिर्फ प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था, बल्कि 1998 में ही फ्रांस की सरकार ने भारत को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी घोषित कर दिया था। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन ने भी भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसकी तरफ से भारत के परमाणु कार्यक्रम की निंदा उस वक्त की गई थी। यह न्यूक्लियर टेस्ट एक बेहद खुफिया अभियान के तहत किए गए थे और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इस परमाणु परीक्षण ने कई मायने में भारत को बदल कर रख दिया और आज हम आपको 5 पॉइंट्स में आज आपको समझाएंगे कि आखिर 25 वर्ष पहले हुए उस परीक्षण से भारत को आज क्या हासिल हुआ है। पहली बात यह कि भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर संपन्न देश बन गया था, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दूसरी बात, भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे, जिससे उसका झूठ दुनिया के सामने आ गया था कि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। ज्यादातर देशों ने भारत के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए थे वो सभी 5 वर्षों के भीतर हटा भी लिए गए थे और जिस अमेरिका ने भारत पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए थे उसने 2 वर्षों में ही सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए थे। हालांकि वर्ष 2000 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर भी आए थे और 2 दशकों में ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इससे वैश्विक राजनीति में भारत और मजबूत बनकर सामने आया, जिसके करीब 8 वर्षों बाद अक्टूबर 2008 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और अमेरिका के बीच ये परमाणु दोस्ती अभी भी कायम है। परमाणु जो पोखरण में टेस्ट हुआ, यानी पोखरण परमाणु परीक्षण का एक मकसद परमाणु ऊर्जा का असैन्य इस्तेमाल करके ऊर्जा संकट को खत्म करना भी था। भारत इस समय 6780 मेगावाट एटॉमिक एनर्जी पैदा करने की क्षमता हासिल कर चुका है और जल्दी इस क्षमता को 40,000 मेगावाट करने का लक्ष्य भी रखा गया है और 2070 तक एक अलग लक्ष्य रखा गया है जिसमें जीरो एमिशन की बात भारत करता है और इस दिशा में भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब से ऊपर है देश की सुरक्षा का बोध
और इससे यह भी साबित होता है कि जिस देश में मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और मजबूत इच्छा शक्ति होती है उसे ऐसे प्रतिबंध भी नहीं झुका पाते हैं, जबकि जो देश दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं और खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते वो ऐसे संकट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और हार जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के साथ ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो आज तक अमेरिका के साथ भारत की तरह सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन नहीं कर पाया है। जबकि एक वक्त जो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा विरोधी था वो आज न सिर्फ भारत का अहम रणनीतिक पार्टनर है बल्कि क्वाड का हिस्सा है। इसी तरह तब भारत का विरोध करने वाले ऑस्ट्रेलिया और जापान भी आज भारत के साथ क्वाड के पार्टनर हैं। और अगर आज भारत की पूरी दुनिया में यह साख है तो उसमें ऑपरेशन शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए आज पीएम मोदी ने भी उस दिन को याद किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको यह सुनना चाहिए। 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिन। ग्यारह मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब हम आपको 25 वर्ष पहले की उस गौरवशाली यात्रा पर ले चलेंगे और हमारी ये रिपोर्ट उस नई पीढ़ी को जरूर देखनी चाहिए जिसने 90 के दशक के बाद जन्म लिया है, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट देखकर आज उन्हें देश के वैज्ञानिकों और उनकी विरासत पर गर्व होगा। तारीख थी 11 मई 1998। घड़ी की सुइयां दोपहर के 3:45 बजा रही थी। पोखरण में मौजूद कंट्रोल रूम के मॉनिटर अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे थे। धरती के अंदर का तापमान कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और जमीन तेजी से थरथरा उठी। वहां मौजूद वैज्ञानिकों को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अगले कुछ सेकंड्स के भीतर 2 और धमाके हुए। इन धमाकों के साथ ही भारत न्यूक्लियर पावर बन चुका था। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.
I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 5 परमाणु बमों का परीक्षण करके हर किसी को हैरान कर दिया था। ये परमाणु बम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 4 गुना अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए भारत के इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इस अभियान की कमान संभाली थी मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उनकी और उनकी टीम की मेहनत की बदौलत भारत एटमी ताकत से लैस शक्तिमान देश बन गया। In Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has come. Reverses, so many countries have invaded us the last 2500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. एक के बाद एक हुए इन 5 धमाकों से सिर्फ पोखरण की धरती ही नहीं, पूरी दुनिया की सियासत भी हिल गई थी। हर कोई भारत के कदम की निंदा कर रहा था। पाकिस्तान और चीन की मानो कंठ सूख गए। बौखलाए अमेरिका ने भारत पर दनादन पाबंदियां लगा दी। India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program. लेकिन भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता था। वो तब भी शांतिप्रिय देश था और आज भी शांतिप्रिय देश है। लेकिन दुश्मनों से बचाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का परमाणु परीक्षण का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक था। We are giving a firm commitment that we will never use nuclear weapons for aggressive purposes. We are acquiring this capability as a deterrent because some of our neighbors have already acquired such capabilities. A strength of the government, the nation, lies in its preparedness. अटल बिहारी वाजपेयी को इस इंटरनेशनल विरोध का पूरा अंदाजा था, लेकिन विरोध से विचलित हुए बिना अटल सरकार अटल बनी रही। हालांकि सिर्फ विदेशों में ही नहीं, खुद अपने ही देश में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। एक तरफ संसद में विरोधियों को सभ्य भाषा में जवाब देकर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया में एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, तो दूसरी तरफ भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने 24 साल के बाद एक बार फिर पोखरण की रेतीली जमीन पर परमाणु विस्फोट करके दुनिया की महाशक्तियों को यह एहसास करा दिया था कि वो अपनी परमाणु संपन्नता पर ज्यादा ना इतराए, क्योंकि परमाणु परीक्षण करने की ताकत भारत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हमारे साथ डॉक्टर अनिल काकोदकर साहब जुड़ चुके हैं। ये डायरेक्टर रह चुके हैं भाभा एटॉमिक सेंटर के, और वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण टेस्ट किया था उस वक्त सारी जिम्मेदारी इनके देखरेख में ही सारी चीज़ें हो रही थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं
इसलिए इसी सफ़र की शुरुआत यहीं से करता हूं कि 25 वर्षों में जिस मुकाम को हमारा देश हासिल करना चाहता था, उस टेस्ट के बाद क्या आप देखते हैं कि हम वहां तक पहुंच गए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि 1998 के जो परमाणु परीक्षण किए गए थे और जिसके आधार पर भारत ने हम परमाणु शक्ति हैं ऐसा दुनिया के सामने जाहिर किया, आज हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने हैं। तो एक तरफ हमारी सुरक्षा, जिसके लिए एक डिटरेंस एक बहुत आवश्यक चीज है, वो हासिल कर चुके हैं, और दूसरी तरफ परमाणु टेस्ट के बाद में बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भारत के ऊपर लगी थी, मगर धीरे धीरे दुनिया ने भी ये समझा कि भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत ने जो कुछ भी किया अपनी खुद की जिम्मेदारी पर किया, सेल्फ आत्मनिर्भरता के बल पर किया, और अब हम दुनिया के देशों से न्यूक्लियर कॉमर्स में भी आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत को ये सदस्यता मिलनी चाहिए। मगर बात ऐसी है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की जो कुछ निर्णय होते हैं वो सभी सदस्यों की अनुमति से होते हैं। उसमें से एक भी सदस्य अगर ना कहे तो ये निर्णय आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसे आपने कहा कि चीन उसमें बाधा डाल रहा है, भारत के लिए जो एक्सेप्शन किया गया था, जिसके आधार पर हम आज न्यूक्लियर कॉमर्स के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों से यूरेनियम खरीद सकते हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता है वो पूरी कर सकते हैं, भारत से परमाणु संयंत्र ला सकते हैं, भारत का टेक्नोलॉजी हम प्रदेश में बेच। तो ये जो न्यूक्लियर कॉमर्स के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो पाबंदी थी, उसके ऊपर तो भारत के लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया, और उसके आगे भारत को सदस्यता मिलना भी बहुत आवश्यक है मेरे विचार में, मगर वो अभी तक हो नहीं पाया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भारत की जो एक छवि है और भारत की जो क्षमता है, उसके आधार पर हमारे डिप्लोमेट्स ये लक्ष्य भी हासिल कर पाएंगे। सर, मैं आपके सफ़र के बारे में आज दर्शकों तक आपकी वो कहानी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप 1974 के वक्त में भी थे, 1998 में भी थे जब दोनों परमाणु टेस्ट हुए। और सबसे दिलचस्प जो पहलू है वो ये कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम परमाणु टेस्ट करेंगे। उनकी सरकार बनती है और उसके बाद वही पोखरण चुना जाता है जहां पे टेस्ट भी हो जाता है। कैसा रहा था वो सफर, क्या कुछ हुआ? हाँ, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है मेरे लिए। एक तो ऐसा है कि भारत ने 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट किया था, जब इंदिरा गांधी जी भारत की पंतप्रधान थी। आपने जैसे कहा कि उसके बाद में काफी समय तक हालांकि टेस्ट तो नहीं किए गए, मगर उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो तो कंटिन्यूअसली चलने वाली चीज है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहा। और मतलब वैज्ञानिक संगठन हमारा जैसा है BARC, हमारा काम है कि विज्ञान तंत्रज्ञान में देश को आगे ले जाना, उसका उपयोग कैसे करना, कब करना, ये देश के ऊपर निर्भर रहता है। तो 1998 के शुरू से, मतलब 2-4 साल पहले से ऐसा लग रहा था कि अब टेस्ट करने की बारी आएगी, और उसकी तैयारी, मतलब जैसे मैंने कहा कि तैयारी में कोई खंड नहीं पड़ा था, हमेशा नए नए डेवलपमेंट्स चालू थे।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल हमसे बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए, उन किस्सों को हमसे जुड़कर लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने अनिल काकोदकर को आपने सुना और ये आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कितनी चुनौतियां रही होंगी और उन चुनौतियों के बीच में भारत ने पोखरण में ये टेस्ट किया। इसलिए हमने आज आपको एक रिपोर्ट भी दिखाया जिससे उस सफ़र को आप करीब से जान पाएंगे और हमारी रिपोर्ट देखकर आप समझ भी चुके होंगे कि ये तारीख हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वर्ष 1998 के उस परीक्षण के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य ना होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार थे और उनकी अगुवाई में ये परमाणु परीक्षण इतने गोपनीय तरीके से किए गए थे कि अमेरिका के सैटेलाइट्स तक चकमा खा गए थे। भारत के इन परमाणु परीक्षणों की कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। कुछ वैज्ञानिकों और गिने चुने लोगों को छोड़कर इस परीक्षण के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बताया जाता है कि पोखरण के जिस फील्ड में यह परीक्षण किया जाना था उसमें दिन के समय में अलग अलग खेल आयोजित किए जाते थे और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सेना के जवानों के अलावा वैज्ञानिक भी सैनिकों की वर्दी पहनकर हिस्सा लिया करते थे। और दिलचस्प बात तो यह है कि उस समय जिन वैज्ञानिकों का वजन ज्यादा था या जो उम्र दराज दिखते थे उन्हें पोखरण नहीं भेजा गया था ताकि जवानों के बीच उन्हें पहचान ना लिया जाए। इस दौरान जब आर चिदम्बरम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट पोखरण जाते थे तो उन्हें भी सेना की वर्दी पहननी होती थी और वो ऐसे बंकरों में रहकर काम करते थे। इस परीक्षण से पहले अमेरिका अपने स्पाई सैटेलाइट की मदद से भारत पर कड़ी निगरानी रख रहा था और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि उस समय भारत में होने वाली एक एक घटना की जानकारी अमेरिका के खुफिया विभागों को मिल जाती थी। लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी इतनी गोपनीय और कुशल रणनीति के साथ की कि अमेरिकी सैटेलाइट भी उसे पकड़ नहीं पाए। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने उस समय यह जानकारी जुटा ली थी कि किस समय अमेरिका के सैटेलाइट भारत पर नजर रख रहा होता है। इसलिए दिन के समय वैज्ञानिक सेना के जवानों की तरह रहते थे और रात के समय परमाणु परीक्षण में वो जुट जाते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि परीक्षण के लिए जरूरी सामान को आलू और प्याज के ट्रकों में भरकर वहां पहुंचाया जाता था और इस पूरे ऑपरेशन को कितना गुप्त रखा गया इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पोखरण के आसपास के गांव वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। परमाणु परीक्षण सफल होते ही डॉक्टर कलाम ने हॉटलाइन पर सीधे अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। अटल जी बेसब्री से इस फोन का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर कलाम ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा। एक बार फिर बुद्ध मुस्कुरा उठे क्योंकि परीक्षण सफल होने का कोडवर्ड यही था वो कोडवर्ड। आज बहुत लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर जब भारत 1974 में पोखरण में पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुका था तो उसे उस परीक्षण के 24 वर्ष बाद दोबारा नए परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत इस परीक्षण के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था या उसके कुछ और मकसद थे? दरअसल इसका अर्थ इन परीक्षणों के नामों में ही छिपा है। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी सरकार के वक्त जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था और जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये परीक्षण शांतिपूर्ण परीक्षण था जिसका मकसद सिर्फ ये साबित करना था कि भारत के पास परमाणु क्षमता मौजूद है और वो जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है। जबकि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया था उसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। इस परीक्षण का मकसद भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड यानी कि परमाणु हथियारों की ताकत को परखना था।
यानी 24 वर्ष पहले भारत ने परमाणु क्षमता तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसे हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये 1998 में साबित हुआ। और इसलिए वर्ष 1998 के परीक्षण के बाद ही भारत को न्यूक्लियर पावर देश का दर्जा मिला। इसके अलावा दोनों परीक्षणों में कुछ बड़े अंतर भी बताए जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्माइलिंग बुद्धा के तहत तो परमाणु विस्फोट किया गया था, वो न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्ट था, और इस विस्फोट में करीब 12 किलोटन ऊर्जा पैदा हुई थी। और न्यूक्लियर फ्यूजन में अणुओं के टूटने से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, और आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। इसी तरह 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत जो पहले 3 विस्फोट किए गए थे वो तो न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक पर आधारित थे, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 13 मई को जो 2 विस्फोट किए गए थे वो न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक पर आधारित थे। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कह रहा हूं मैं। और इस तकनीक में परमाणुओं के न्यूक्लियस टूटने के जगह आपस में जुड़ जाते हैं, और इस दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में पैदा होने वाली ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन में पैदा होने वाली ऊर्जा से भी कई गुना ज्यादा होती है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा सूर्य जो ऊर्जा पैदा करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही पैदा होती है। इसमें हाइड्रोजन या लिथियम के अणुओं का इस्तेमाल होता है, और इसलिए हाइड्रोजन बम भी इसे कहा जाता है। और इन रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन शक्ति के साथ भारत ने न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक भी हासिल कर ली थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है। पोखरण परमाणु परीक्षण हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की काबिलियत का प्रदर्शन था, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया, जिसका सम्मान करने के लिए वर्ष 1999 से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आज का दिन देश के तकनीकी क्रांति के सफर में मील का पत्थर माना जाता है। 11 मई 1998 का दिन परमाणु परीक्षण के साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बड़ी प्रगति के रूप में भी दर्ज है।